तो इसमें अपन क्या क्या योजनाएं रखेंगे। और इसी बीच में जैसा मैंने बताया आदरणीय भाई साहब का टेलीफोन आया, तो इनका हम लोग पहले सुन लेंगे कि भाई साहब का क्या प्रपोजल या क्या योजना है, और फिर दोनों का मिला के या जो भी ईश्वर की इच्छा होगी उसमें से जो बेटर निकलेगा अपन उस पर काम करना चालू करेंगे। तो मैं आदरणीय मैथिली शरण गुप्ता जी को जैसा आपको बहुत लोगों को परिचय है नहीं है, ये हमारे यहाँ आईपीएस में डीजी लेवल से रिटायर हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार से, और वर्तमान में भाई साहब के दिमाग में और मन में भी यही लालसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम किस तरह से काम को आगे बढ़ाएं किसानों के हित में। तो मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार गुप्ता जी। आपने जो है इतने शॉर्ट समय में, बल्कि आप ठीक कह रहे हैं कि देवताओं की बैठक है और इस देवताओं में हम लोग एक साथ मिल रहे हैं और कोई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ये कोई देवीय योग है, क्योंकि इस देवीय योग के तहत ही इस भारत का विनाश हुआ है। मालूम नहीं अभी आप लोगों ने राजीव दीक्षित जी का नाम सुना है? सुना है। राजीव दीक्षित जी की मैं एक उसको वीडियो को देख रहा था और उसने मेरे दिमाग को घुमा दिया बिल्कुल। और वो वीडियो ये था कि जब आदरणीय जो है प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उनको पीएचडी दी गई थी, मानद उपाधि दी गई थी, ऑनररी पीएचडी दी गई थी। और उस पीएचडी के भाषण में उन्होंने 45 मिनट जो है ना भाषण दिया था और अंग्रेजों का और यूरोपियन का सबका गुणगान किया था। उससे जो है मिस्टर राजीव दीक्षित को बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने कहा कि हम इसकी रिसर्च करेंगे। और उन्होंने एक 210 पेज का कुछ पत्र लिखा था मनमोहन सिंह जी को, और जिसका उन्होंने जवाब दिया था कि मैंने इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए हेतु भेज दिया है। तब उन्होंने, तो राजीव दीक्षित जी का कहना यह था कि भाई जब मैंने आपके लिए भेजा है कि आप समझो कि भारत कहाँ था। मैं अपना जो है इग्नोरेंस को प्लीड करता हूं कि जब तक मैंने राजीव जी को नहीं सुना था, मुझे लगता है कि मैं भी एक अंधकार में था। और हम सब लोग जो लर्नेड बने हुए हैं, सही बात तो ये है कि हमने ना अपनी हिस्ट्री समझी है, ना हमने अपना कुछ समझा है। जो जितना पढ़ा हुआ है वो उतना बेकार आदमी है, क्योंकि उसको डी लर्निंग की जरूरत है। जो नहीं पढ़ा है कम से कम उस गलत रास्ते पे तो नहीं चला है। यदि आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और जाना चाहते हैं और आप मुंबई वाले रास्ते पे चल दें, तो जितनी दूर तक आप निकल जाएंगे, पहले आपको वापस आना पड़ेगा, फिर दिल्ली की तरफ जा पाएंगे। सही बात है कि नहीं? तो अभी हम लोग की स्थिति कुछ वैसी है कि हम लोग जो है जाना चाहते दिल्ली हैं और हम लोग मुंबई वाले रास्ते पे हैं। अब लौट के जाना पड़ेगा, फिर हमें अपनी यात्रा तय करना होगी। इसमें जो है आदरणीय राजीव जी ने, स्वर्गीय राजीव जी कहा जाए उनको, उन्होंने जब उसके ऊपर रिसर्च किया, तो रिसर्च उन्होंने इंडिया में नहीं की, रिसर्च उन्होंने इंग्लैंड जाके की। और वहां की पार्लियामेंट का उन्होंने डॉक्यूमेंट खंगाला, तो 1830 में लॉर्ड मैकाले ने, जिसके बाद फिर यहाँ की शिक्षा पद्धति आई है, या शिक्षा पद्धति आई जाए या आपकी शिक्षा पद्धति को तोड़ा गया है और कुत्सित जो है शिक्षा पद्धति लाई गई है, उसमें 1078 पेजों में उस समय की भारत की क्या परिस्थिति थी उसका गुणगान है। उसमें कहा गया है कि उस समय यहां पर 7,32,000 गुरुकुल थे, जब पूरे वहां इंग्लैंड यूरोप में मिला के शायद मेरे ख्याल से 30 कुछ रहे होंगे। और वहां पे केवल संडे का स्कूल होता था और उसमें बाइबल अकेली सिखाई जाती थी। उस समय यहाँ का साइंस इतना ज़्यादा डेवलप था, खगोल विज्ञान ये और ढेर सारे, इंक्लूडिंग मेटलर्जी। उस समय की मेटलर्जी का जो कमाल देखा जाए तो वो एक उस समय का भारत का बनाया हुआ सोना जो लोहा है वो सोनों के भाव बिकता था। यदि आपको याद हो कि ढाका की मलमल वगैरह जो है वो 15 मीटर की होती थी और एक अंगूठी से निकल जाती थी वो, और उसे एक माचिस की डिब्बी के अंदर बंद किया होता था। और वो जो मलमल है वो सोने के भाव बिकती थी। उस समय जो है आपके, मैं फिगर भूल रहा हूं, कुछ 15,000 या कुछ जो है इतने विश्वविद्यालय थे।
तो जब ये बात चल रही है तो वो बातचीत के दौरान एक अंग्रेज खड़ा होता है, हाँ 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 बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मैं भी उसका साक्षी हूँ। तो उससे पूछा भाई तू कैसे साक्षी है? तो उसने कहा कि मैं हैदर अली के साथ लड़ाई में था, वो अंग्रेज, और हैदर अली से वो हार गया था। हैदर अली ने उसे पकड़ लिया था और उसकी नाक काट डाली थी। तो बोले कि साहब जो है वहाँ पास में एक बलगाम जगह थी, वहाँ पे एक गुरुकुल था, वहाँ पे मैं गया, उन्होंने मेरी नाक जोड़ दी और देखो कोई ये बता नहीं सकता है कि मेरी नाक कट गई थी। ठीक है ना, इस लेवल की जो है शल्य चिकित्सा उस समय थी 1830 में, जब इनको अंडरवियर पहनना नहीं आता था। उस समय इनकी स्थिति चाहे जो ये हो कि ठंड ज्यादा रहती हो या पानी नहीं मिलता हो, उस समय ये दुष्ट अंग्रेज नहाते नहीं थे। आपको मालूम है बुके का प्रावधान क्यों आया? उनके शरीर में बदबू आती थी, इसलिए वो सेंट लगाते हैं और इसीलिए उनको बुके दिया जाता है। तो जो अंग्रेज अपने आप को यहाँ महान बता रहे हैं, वो भारत उस समय कितना महान था, ये 1078 पेजों में इंग्लैंड के पार्लियामेंट की बहस है, जहां ढेर सारे पार्लियामेंट्री मेंबर उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसा है तो क्या है, ऐसा है तो क्या है। वो जो है अपनी भाषा में उसका जो है वो बखान कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि किस वहाँ हमारा जो है परसेंटेज एजुकेशन क्या थी, तो 97% वाज इन साउथ, और सबसे कम जो है वो यहाँ नॉर्थ में ही थी, इट वाज अराउंड 87%। उस समय जो है वहाँ की साक्षरता 17% थी और उनका ज्ञान केवल बाइबल तक सीमित था। वहां केवल संडे स्कूल हुआ करते थे जिसमें बाइबल अकेला पढ़ाया जाता था। और उनका ज्ञान जो है ना, एक हाइपोक्रेट की एक ओथ होती है, आप लोगों ने एलोपैथ वाले बड़ा उसको विद्वान बताते हैं, वो एलोपैथ का को कुछ नहीं आता था, उसने केवल इतना ही बताया कि साहब जो है जो भी बीमारियां होती वो खून के कारण होती हैं। तो वहां पर जो है जब आपको बुखार कुछ भी आता था तो वो जो है आपकी नस काट देते थे कि खून बह जाए तो आपका वो हो जाए। और जो आपके जॉर्ज वाशिंगटन नंबर 1 हैं, जो कि प्रेसिडेंट थे, इन दुष्टों ने उनकी दोनों नसें काट दी और जब वो सुबह देखने गए तो वो मरे पाए गए। मतलब उनका अशिक्षा और ज्ञान का स्तर ये था जो अपने आप को विद्वान कहते हैं। और जब यहाँ की वैभवता को उसको देखा गया तो एक इनकम टैक्स एक्ट लेके आए, पहले तो एक एजुकेशन एक्ट लेके आए जिसमें इन्होंने जो है ना आपके गुरुओं के गुरुकुलों के हाथ काट दिए। मतलब अभी आज की हमारी प्राथमिकता ये होना चाहिए कि वो गुरुकुल का ज्ञान कहाँ है, और वो गुरुकुल का ज्ञान इंडिया में तो मिलने वाला नहीं है, वो ज्ञान हमको विदेशों में मिलेगा। तो वो सब ज्ञान हमें दोबारा वापस लाना चाहिए और पहले तो हमें उस लेवल तक पहुंचना चाहिए जहां हम 1830 तक थे, और फिर उसकी हमें फिर से यात्रा चालू करना चाहिए। और अब ये समय आ गया है जब हम इन लोगों को इन्हीं के गेम में हराएंगे। अभी आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप स्वतंत्र हुए ही नहीं हैं, आपके साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी की गई है, और जो गद्दारी की गई है उन्हीं को महिमा मंडित किया गया है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि एक वर्किंग कमेटी हुआ करती थी और उसका जो अध्यक्ष है वो राज्य के प्रतिनिधि चुनते थे, और उसमें 15 लोग थे। सरदार पटेल को 2 वोट मिले थे, 2 कृपलानी को मिले थे, 1 वोट और किसी को शायद मिला था। पहले तो मुझे लगा था 14 वोट है, लेकिन अभी मैं कहीं दोबारा पढ़ रहा था तो मुझे बताया नहीं 15 ही वोट आए थे, और 1 वोट कृपलानी के अलावा किसी दूसरे को मिला था। ऐसे कुल 15 वोट थे। तो 12 सरदार जी को, 2 मिस्टर कृपलानी को, 1 और किसी को वोट था, ऐसे 15 वोट थे। और नेहरू जी को 0 वोट मिला था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे 0 वोट मिला है, यदि वो देश की बागडोर संभालेगा तो बौने का चरित्र का व्यक्ति हमेशा जो है ना षड्यंत्र ही करेगा। और इसलिए स्वतंत्रता के बाद जितने भी षड्यंत्र हुए हैं उसमें नेहरू जो है ना जिम्मेवार है। आप ये बताइए, जब जो है राजा हरि सिंह ने एक्सेशन आपको दे दिया लिख के, क्योंकि उसके बाद ही अपनी आर्मी गई थी, और जब आपकी आर्मी ने, जबकि वो पूरी जो है ना कवाली जो ट्राइबल्स थे उनके साथ पूरे जो है पाकिस्तानी सेना वहां से आई हुई थी, उसको जो अदर तक घुस गई थी उसको इन लोगों ने बड़ी वीरता से जो है ना 2-3 दिन में ही सबको परास्त कर दिया। और दे वर मार्चिंग एंड दे वर सेइंग कि हम तो लाहौर को भी कब्जे में ले लेंगे। आई मीन दैट वाज द स्टेटमेंट। और उनका ये कहना था कि आप मुझे 3 दिन दे दीजिए, 3 दिन में हम पूरे जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रेट कर देंगे। ये अधिकार पंडित नेहरू को किसने दिया कि वो जो है बिना कैबिनेट को कॉल किए हुए आकाशवाणी में जाएं और एक घोषणा करें कि हम युद्ध विराम करते हैं?
किसने दिया ये पावर? इट शुड हैव बीन डिस्कस्ड इन कैबिनेट। जब जो है हरी सिंह ने एक्सेशन का सर्टिफिकेशन साइन कर दिया था और जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था, देन वाई जो है ना नेहरू सेड कि यूनाइटेड नेशंस में ले जाएंगे और प्लेबिसाइट होगा और फलाना होगा, अमका ढमका। ये नेहरू को अधिकार किसने दिया था? दुष्टता की पराकाष्ठा ये है कि आर्टिकल 370 ये नेहरू के दिमाग की उपज थी। और उससे बड़ी पराकाष्ठा है, आपने किसी ने 35 का रूल सुना है क्या? 35A रूल सुना है? ये थोड़ा बहुत कोई बताएगा क्या है? बटे तो 35A तो वहां कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। 35 इसी तरीके के ढेर सारे नियम हैं जो कि उसमें डाले गए हैं और उसमें कहा गया है कि कौन जो है वहाँ का सिटीजन होगा, क्योंकि वहाँ का 2 संविधान थे, सब कुछ था। तो संविधान वो कौन सिटीजन होगा ये जो है ना घोषित करने की जो है जिम्मेवारी इस रूल 35A के तहत वहाँ के जो है ना उनको दे दी गई। इन दुष्टों ने रूल 35A कब से लागू किया? आपको किसी को मालूम है क्या? सन 1944 से। अरे जब आप 47 में स्वतंत्र हुए तो कोई नियम 44 से कैसे लागू कर सकते हैं? और ये 35A आया कहां से है? 35A संविधान का हिस्सा बना, पार्लियामेंट में तो आया नहीं। तो संविधान की कोई चीज संविधान में घुस जाएगी बिना पार्लियामेंट में आए हुए? रूल 35A संविधान में घुसा 1954 में, लागू कर दिया गया 1944 से। और सबसे पहले तो सवाल ये उठ रहा है, सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है कि संविधान में घुस कैसे गया? संविधान में घुसने के लिए संविधान के संशोधन की व्यवस्था होती है। बिना संविधान के संशोधन के ये 35A रूल कहां से पैदा हुआ और कैसे संविधान में घुस गया? तो ये रूल जो है पंडित नेहरू के कलम से निकला है। उन्होंने बना बनू के जो है ना राष्ट्रपति से कहा कि इसे घोषित कर दीजिए और संविधान का हिस्सा बना दीजिए। तो राजेंद्र प्रसाद जी उस समय आपके जो है प्रेसिडेंट हुआ करते थे, राइट? तो उन्होंने कहा भाई कैसे कर सकते हैं, तो सब गलत सलत है। उन्होंने 8 जो है कारण बताए कि इस नोटिफिकेशन को क्यों जारी नहीं किया जा सकता है। ये दुष्ट लिखता है कि हम लोग अनौपचारिक रूप से चर्चा कर लेंगे, आप इसे जारी करें। इस भाषा में कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? ये देश का संविधान है या आपके घर की खेती है? किसने आपको अधिकार दिया कि आप जो है ये डिक्लेयर करें और जाके वो भी आकाशवाणी में कि मैं युद्ध की विराम करता हूं? आपको किसने हक दिया कि आप कहें कि यूनाइटेड नेशंस का जो ना उसमें दखल होगा? जब जो है जम्मू एंड कश्मीर का हरि सिंह के जो है ना एक्सेशन के बाद भारत राज्य में विलय हो गया था, तो कोई कारण नहीं बनता है, नेहरू को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो जाके आकाशवाणी में घोषणा करें। ये सब दुष्टता की है और आप उसे झेलो। बड़ी अच्छी बात है, मतलब हम दुष्टता पर दुष्टता करें और आप उसे झेलो। आपको लग रहा होगा कि एक मैं कैसा भाषण देना चालू कर दिया हूं। बात तो जो है ना गांव की हो रही थी और गुप्ता जी मालूम नहीं क्या बातें कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जो है जकड़ा गया है, आपको चारों तरफ से घेरा गया है, आपको चारों तरफ से लूटा गया है। इनकम टैक्स एक्ट जो है ना जब लाया गया था तो मुझे राजीव दीक्षित जी से के ही उससे मालूम पड़ा, क्योंकि वो दस्तावेजों का अध्ययन करके ही बात कहते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने जो बात कही है वो सही होगी। उस समय 97% टैक्सेशन था, क्योंकि इतना धन कमाया जाता था, वो धन जो है ना लूट लिया जाए। तो इनकम टैक्स में उस समय जब जो इनकम टैक्स एक्ट लाया गया, टैक्सेशन 97% था। मतलब 97% आप अंग्रेजों को दे दो, 3% अपने पास रखो। जो नियम कानून अंग्रेजी सत्ता को चलाने के लिए थे, वो सब नियम कानून एज इट इज बने रह गए। आज भी पुलिस जो है ना, पुलिस एक्ट 1860 से गवर्न होती है, जो कि जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को क्रश करने के लिए बनाया गया था।
आपको मालूम ही नहीं है कि फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ अंग्रेजों ने आपके गांवों में क्या नंगा नाच किया, आपकी महिलाओं के साथ क्या किया, उनके स्तन काट दिए गए जरा। और वो सब डिटेल जो है, सब जो है वो वहां पे लंदन में अवेलेबल है, वहां की लाइब्रेरीज में, क्योंकि वो सब चीजें वहां रिपोर्ट की गई है। ये सब चीज यहां तो दुष्टों ने नष्ट कर दी है, लेकिन सौभाग्य से वो सब चीज जो है ना लंदन में अवेलेबल, और चूंकि वो नष्ट भी नहीं की जा सकती बिकॉज दैट इज ए परमानेंट रिकॉर्ड, तो वो वहां भविष्य में भी अवेलेबल रहेगा। मैं ये एक बैकग्राउंड स्थापित करने के लिए बात कहा हूं कि आप पूरी दुष्टता के माहौल में जिए हैं, और इस दुष्टता को अंग्रेजों ने और बाकी लोगों ने, क्योंकि उसके पहले भी कोई अच्छी बात नहीं थी, आपके यहाँ नालंदा था, तक्षशिला था, ये दुष्ट लोग जो है वहां आए, उन पर अटैक किया। हम लोगों की थोड़ी सी वैसे तो जो है हम लोगों को सब सिखाया जाता था वहां पे गुरुकुलों में, उन सब जगह, उन तक्षशिला यूनिवर्सिटी में और नालंदा यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी डिफेंस जो है वहां कमजोर हुई, क्योंकि वी वर किल्ड लाइक ए सिटिंग डॉग। वहां की जो पुस्तकालय है वो 1 महीने से ज्यादा समय तक जला था। 30 लाख डॉलर जल गए। अब वो संख्या छोड़ दीजिए, वो किताबें जो है ना 1 महीने तक जलती रही थी, 1 महीने तक। अब आप जो है ना और उस समय महिलाएं, बहुत सारी जगहों की आचार्य महिलाएं हुआ करती थी। आपको मालूम है कि यूरोप और इन सब जगह में 1950 में जो ना थोड़े बहुत राइट महिलाओं को मिली, जबकि इंडियन वेदों में कहा गया है कि यदि स्त्री और पुरुष को हम कंपेयर करें तो स्त्री ईश्वर के ज्यादा नजदीक है, और ये साइंटिफिकली भी सही है। हमारे और उनके क्रोमोसोम में 1 का फर्क है। दे आर सुपीरियर, फिजियोलॉजिकली सुपीरियर बॉडीज, मतलब वो केवल बच्चा देने का और उसका अकेला नहीं है, बल्कि इन मैनी पर्सपेक्टिव दे आर सुपीरियर फिजियोलॉजिकल बॉडीज, एंड दे आर बेसिकली उनकी मेंटल फैकल्टी भी पुरुषों से अच्छी चलती है। हम लोगों को एक पुरुष सृष्टा मालूम नहीं कहां से घुस गई है, संभवतः जो है ना इन्हीं दुष्टों से आई होगी यूरोप से, क्योंकि हमारे वेदों में तो था नहीं वो, क्योंकि उन्होंने यूरोप के वेदों में, यूरोप के उसमें उन्होंने कहा, जो उनके अरिस्टोटल ये सब लोग हैं, कि आत्मा जो है वो केवल राजा में होती है, बाकी लोगों में आत्मा ही नहीं होती है, और स्त्री में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। आप जो है कितनी दयनीय स्थिति जो है ना वहां पे स्त्रियों की रही है, उसका आप अध्ययन करेंगे तो आप अंदाज करेंगे कि भारतवर्ष की जो है स्थिति कितनी अच्छी थी। राइट।